बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इसमें नाइट्रोजन सीरीज़ जो है उसका पार्ट 6 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ऑक्सीजन की सीरीज़ इसके बाद चलेगी इंशाल्लाह। अब ये हमारे पास 2 वीडियोस हैं जिसमें इंशाल्लाह नाइट्रोजन पार्ट 6 एक ये और नाइट्रोजन पार्ट 7, इसमें नाइट्रोजन के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। पहले एक दफ़ा मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर तकरीबन हमारे पास जो है एक नाइट्रिक एसिड है जिसको अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। HNO3 और इसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे नाइट्रिक एसिड का, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, बोथ लेबोरेटरी प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के अंदर ही हम ओस्टवाल्ड मेथड जो है उसको देखेंगे। ओस्टवाल्ड्स मेथड या प्रोसेस जो है इसको भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक हो गया भाई? तो ये वाला पार्ट 6 हो जाएगा। पार्ट 7 जो है उसके अंदर बाकी हमारे टॉपिक्स कौन कौन से रह जाएंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये पार्ट 7 का टॉपिक्स एडवांस में बता रहा हूँ आपको ताकि ये नाइट्रोजन सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। कौन सी? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, टाइम लगेगा उसके अंदर। ये पार्ट 7 है, ठीक है, नाइट्रोजन सीरीज़ का। अगली वीडियो जो होगी उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा एक्वा रिजिया, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर ये आता रहता है। और लास्ट टॉपिक इस नाइट्रोजन सीरीज़ का पार्ट 7 में जो हम देखेंगे वो यूजेस देखेंगे नाइट्रिक एसिड की। इस तरह ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम पार्ट 6 में नाइट्रिक एसिड इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इसकी लैब प्रिपरेशन और उसके बाद ओस्टवाल्ड मेथड यानी कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। मिटा दूँ? तो नाइट्रिक एसिड का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इंट्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल है दोनों जगहों के लिए, यानी कि लैब में भी, लेबॉरेटरी के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड का, और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इंडस्ट्री कोई सी भी हो, पेपर इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, हर किस्म की इंडस्ट्री के अंदर, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, सब में जो है इस नाइट्रिक एसिड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री के लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है ये, और लैब्स में भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपकी बुक के मुताबिक फर्स्ट प्रिपेयर्ड, सबसे पहले इसको किसने तैयार किया? ठीक है। और आगे ही देखें आपकी बुक आगे और क्या कह रही है। फर्स्ट, सबसे पहले बताया जा रहा है ये ग्लोबर ने कब? 1685 में इसको तैयार किया था। किन चीज़ों की मदद से? 2 चीज़ों की मदद से। एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, दूसरा है हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी मदद से इसने तैयार किया था। नो डाउट इसने तैयार किया होगा, लेकिन उससे सैकड़ों साल पहले मुसलमान जो हैं, जाबिर बिन हय्यान, द फादर ऑफ
क्लासिकल केमिस्ट्री या फादर ऑफ अल्केमिस्ट, केमिस्ट्री जो है वो बुनियादी तौर पर मुसलमानों की ही ज़बान से वर्ड निकला हुआ है। केमिस्ट्री ये अल्कीमिया से निकला हुआ है, अरबिक वर्ड है अल्कीमिया, इसी से वर्ड बना है अल्केमिस्ट। तो इसका अर्ली यूज़ जो है वो अल्केमिस्ट करते थे। अब देखें नीचे ये बता रहा है कि अर्ली यूज़, सबसे पहले यूज़ जो है इसका कौन करते थे? अल्केमिस्ट करते थे। तो कहाँ से उन्होंने यूज़ किया? अल्केमिस्ट किनको कहा जाता है? इन शॉर्ट मुसलमान कीमिया दानों को अल्केमिस्ट कहा जाता है। और जाबिर बिन अय्यान को जो है वो फादर ऑफ अल्कीमिया, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, क्लासिकल केमिस्ट्री। ठीक है भाई। तो अर्ली यूज़ जो है वो अल्केमिस्ट इसका करते थे, यानी कि मुसलमान केमिस्ट। और इसका इस्तेमाल वो करते कैसे थे? सेपरेट करने के लिए। क्यों, किस लिए यूज़ करते थे? सेपरेट करने के लिए। अगर आपके पास मिक्सचर आ जाए सिल्वर और गोल्ड का, सिल्वर प्लस गोल्ड का, AU जो है वो गोल्ड का सिंबल है और AG जो है वो सिल्वर का सिंबल है, दोनों पाउडर फॉर्म में मिक्स हुए हुए आपके पास आ जाए, आपको बोला जाए कि भाई साहब इसको अलग अलग करना है, तो आपके लिए इतना आसान थोड़ी ना कोई काम होगा, दोनों पाउडर्ड फॉर्म में है। तो इसके लिए फिर क्या यूज़ करेंगे? अल्केमिस्ट जो है वो नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया करते थे, HNO3 इसको यूज़ करते थे। एक बीकर लेते थे, उसमें ये नाइट्रिक एसिड जो है वो डाल दिया करते थे और उसमें ये मिक्सचर गोल्ड और सिल्वर का डाल दिया करते थे। जितना सिल्वर होता था AG, ये सॉल्यूबल होता है इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट में, मतलब इसमें डिज़ोल्व हो जाता है, अंदर चला जाता है, मिक्स हो जाता है, जैसे कि हमारे पास पानी के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व होकर गायब हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये सिल्वर जो है ये भी गायब हो जाता था। गोल्ड जो है AU, ये इनसॉल्यूबल होता है नाइट्रिक एसिड में, तो ये ऊपर ही पड़ा रह जाता है। तो जितना सिल्वर होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है नमक की तरह जैसे पानी में होता है, और जितना गोल्ड है वो ऊपर तैरता रहता है, तो गोल्ड को अलग कर लिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो अल्केमिस्ट जो है इसका यूज़ किया करते थे। चौथी इंफॉर्मेशन इसके हवाले से क्या है? पुराने वक्तों में, प्रीवियसली नोन, पुराने वक्तों में नाइट्रिक एसिड को नाइट्रिक एसिड नहीं बोला जाता था, बल्कि इसको एक्वा फोर्टिस कहते थे। एक्वा फोर्टिस, एक्वा फोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर। समझ आ गई बात? एक्वा फोर्टिस, ये छोटी छोटी चीज़ें MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ जाती हैं। प्रीवियसली नोन, पहले वक्तों में ये जाना जाता था, किस नाम से? एक्वा फोर्टिस के नाम से, एक्वा फोर्टिस, AQUA, एक्वा फोर्टिस। इसका मतलब था स्ट्रॉन्ग वाटर, स्ट्रॉन्ग वाटर। ये नाम इसको एक्वा फोर्टिस या स्ट्रॉन्ग वाटर क्यों दिया गया था? उसकी वजह इसका कोरोसिव एक्शन था, कोरोसिव एक्शन ऑन मेटल्स। मेटल्स के ऊपर जब ये गिरता था, मेटल्स के ऊपर जब ये डाला जाता था, तेज़ाब है, जाहिर सी बात है, एसिड है, तो क्या करेगा? ये कोरोसिव एक्शन दिखाएगा, मतलब उसको जो है वो क्या कर देगा? बड़ा अच्छा सा वर्ड होना चाहिए इसके लिए। कोरोसिव का मतलब है कि उसको क्लीन, साफ कर देगा। उसके ऊपर जितना मैल कुचैल ये वो सब लगा होगा, मेटल्स के ऊपर कोई आयरन है, कॉपर है, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देगा, साफ कर देगा, चमका देगा उसको। ठीक है? कैसे चमका देगा? जैसे आप छीलते हैं किसी चीज़ को, अपनी स्किन को अगर आप रब करना शुरू करें, रबिंग होती है ना स्किन के ऊपर, ठीक है, थ्रेडिंग भी होती है और पता नहीं अला बला क्या कुछ होता है आजकल। तो बहुत सारी चीज़ें इस छोटी सी स्किन और छोटे से फेस के ऊपर, तजुर्बे जो इतने होते रहते हैं, तो ये क्या करते हैं आप? थ्रेडिंग करते हैं, रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं। तो ये जो रगड़ होता है, इससे क्या होता है? आपकी स्किन साफ हो जाती है। यहाँ पर इसको मैं कोरोसिव एक्शन कह रहा हूँ, ठीक है, रगड़ की कुव्वत, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है वो
स्ट्रॉन्ग वाटर या एक्वा फोर्टिस कहा जाता है। अगर ये सवाल आ जाए वाई नाइट्रिक एसिड प्रीवियसली नोन एज एक्वा फोर्टिस, तो इसका जवाब ये है ड्यू टू द करोसिव एक्शन ऑन मेटल्स। ठीक है, आगे चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन अगर इसकी करनी हो, लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन देखेंगे, फिर इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन देखेंगे, ऑस्टवर्ल्ड मेथड। ठीक है भाई, लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन इसकी देख लें पहले। पहला टॉपिक हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक प्रिपरेशन कहाँ हो रही है, लैब में। आप इस नाइट्रिक एसिड को कैसे तैयार कर सकते हैं, इसका तरीका ये है कि पोटेशियम नाइट्रेट ले आइए, पोटेशियम नाइट्रेट ले आइए और सल्फ्यूरिक एसिड ले आइए H2SO4। इस सल्फ्यूरिक एसिड में पोटेशियम नाइट्रेट जो कि सॉलिड है, इसको मिक्स कीजिए तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और इसके साथ साथ जो है वो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा HNO3। ठीक है भाई, लैब में कैसे तैयार करना है, एक बीकर लेना है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना है H2SO4 और उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, ये मिलता है बाज़ार से, सॉलिड है, ये इसमें मिक्स कर दीजिए पोटेशियम नाइट्रेट। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और उसके नतीजे में दो चीज़ें बनेंगी, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड। ठीक है भाई, ये लैब प्रिपरेशन हो गई। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सेफ्टी का ध्यान रखना है कि अपरेटस जो आप यूज़ करें, अपरेटस जो चीज़ें आप यूज़ करें वो रबर की नहीं होनी चाहिए, कॉर्क की नहीं होनी चाहिए, कॉर्क की बनी हुई ना हो, नो, रबर की बनी हुई ना हो, नो, प्लास्टिक की बनी हुई ना हो, नो, बल्कि किसकी बनी हुई हो, गिलास यानी कि शीशे की बनी हुई हो। समझ आ गई बात? क्यों? क्योंकि ये नाइट्रिक एसिड जो तैयार होगा ये कॉर्क को भी जला देगा, रबर को भी, प्लास्टिक को, सबको ख़राब कर देगा। ठीक है भाई, इस सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। और ये नाइट्रिक एसिड जो है HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये पता है आपको किस शक्ल में प्रोड्यूस होगा? आप समझ रहे होंगे कि लिक्विड की शक्ल में प्रोड्यूस होगा, नहीं, बल्कि ये स्मोक, धुआं सा निकलेगा इसके अंदर, ये स्मोक निकलेगा, धुआं सा, इसको हम कहेंगे वेपर्स। तो नाइट्रिक एसिड जो है वेपर्स की शक्ल में निकलेगा, तो आपके फेस पे भी आ सकता है और आपके फेस को भी जो चमका सकता है ज़बरदस्त तरीके से, अल्लाह ना करे। इसलिए गॉगल्स का इस्तेमाल, शीशे वाले, और सेफ्टी प्रिकॉशन इसके लिए होनी चाहिए। अब चलते हैं प्रिपरेशन इसकी इंडस्ट्रियल लेवल पे, मिटा दूँ, इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। नाइट्रिक एसिड इंडस्ट्री के लेवल पे ये कैसे तैयार हो रहा है, लार्ज स्केल पे कैसे तैयार हो रहा है, कमर्शियली ये कैसे तैयार हो रहा है, मास प्रोडक्शन इसकी कैसे हो रही है। चार नाम लिए हैं मैंने, वीडियो बैक करके दोबारा सुन लीजिए, चारों नाम। लार्ज स्केल पे इसकी प्रोडक्शन हो रही है, कमर्शियल लेवल पे इसकी प्रोडक्शन हो रही है, इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी प्रोडक्शन हो रही है, मास प्रोडक्शन इसकी हो रही है। समझ आ रही है बात? इसका मकसद बड़े पैमाने पर तैयारी, ताकि अवामुन्नास को बेचा जा सके, बेचने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे इसकी तैयारी हो रही है। प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री के लेवल। इसमें कौन सा मेथड जो है वो यूज़ किया जाएगा, किस मेथड के ज़रिए? इस मेथड का नाम है ओस्टवर्ल्ड, उस साइंटिस्ट के नाम पर ये ओस्टवर्ल्ड मेथड कहलाएगा। ओस्टवर्ल्ड मेथड, ये ओस्टवर्ल्ड मेथड कहता है कि आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड नोट करते रहिए, ये होनी चाहिए। जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाए तो फिर इसकी मदद से नाइट्रोजन परऑक्साइड आपको बनाना है। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी किसको कहते हैं। पहले आपने क्या चीज़ तैयार करनी है? नाइट्रिक ऑक्साइड। उसकी मदद से आपको क्या तैयार करना है? नाइट्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, और इसकी मदद से फिर आप किस क्या बनाएंगे? HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड।
अब इसी में हमारे ये 3 स्टेप्स भी हो जाते हैं, ठीक है, 3 स्टेप्स भी हो जाते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये है, नाइट्रिक ऑक्साइड की तैयारी। मिटा दूं इसको, ये मरहला थोड़ा सा टिपिकल है। नाइट्रिक ऑक्साइड आप कैसे तैयार करेंगे? अमोनिया गैस के ज़रिए। किसके ज़रिए? अमोनिया गैस के ज़रिए। आपको अमोनिया गैस चाहिए, इसको आप किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो जैसे ही आप अमोनिया गैस को जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और रिएक्ट कराने के लिए इन दोनों को, ऑब्वियस सी बात है, आपको एक बर्तन भी चाहिए, क्योंकि अमोनिया भी क्या है? ये एक गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है? ये भी एक गैस है। और ऑक्सीजन किस में मौजूद है? एयर में मौजूद है। तो ये अमोनिया गैस जब एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो इसके लिए आपको एक बर्तन चाहिए, ठीक है भाई। इस बर्तन को हम एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं कैटालाइटिक चैम्बर। क्या कहते हैं? कैटालाइटिक चैम्बर। इसकी पूरी पिक्चर बनाऊंगा इसकी अपरेटस की, लेकिन अभी फ़िलहाल याद रख लीजिए, इसका नाम है कैटालाइटिक चैम्बर। उसमें इसको डाला जाएगा। उसी कैटालाइटिक चैम्बर में एक कैटलिस्ट मौजूद होगा जिसको प्लैटिनम कहते हैं, पीटी, कैपिटल पी स्मॉल टी। और वहाँ पे टेम्परेचर कितना चाहिए आपको? तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड। उस कैटालाइटिक चैम्बर में आप ये दोनों गैसेस को पहुँचा देंगे और वहाँ पर टेम्परेचर कितना करेंगे? 600 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट मौजूद होगा? प्लैटिनम कैटलिस्ट। इस सिचुएशन में ये अमोनिया गैस और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे और उसके नतीजे में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? उसके नतीजे में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? H2O, वाटर प्रोड्यूस होगा, लेकिन किस शक्ल में? वेपर्स की शक्ल में। ये याद रखिए, वाटर वेपर्स की शक्ल में होगा। वेपर्स भी गैस जैसे ही बिहेव करते हैं और ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, ये भी गैस है। यानी कि दो गैसेस को जब आप इंटरेक्ट करवाएंगे तो उसके नतीजे में दो गैसेस, एक तो गैस नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरी चीज़ गैस जैसी यानी कि वाटर वेपर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। ये जो केमिकल रिएक्शन है अमोनिया का और ऑक्सीजन का, ये है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऊपर से मिटा दूं, कौन सा केमिकल रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है। अब ये बात याद रखिएगा कि जिस कैटालाइटिक चैम्बर के अंदर आप इनको रिएक्ट करवा रहे हैं वहाँ ऑलरेडी हीट है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर आपने दिया हुआ है ये ऐसे थोड़ी ना कैटालाइटिक चैम्बर का हुआ है, यकीनन आपने इसको हीटअप किया है, इसको हीट दी है, चूल्हे पर रख दिया है इस कैटालाइटिक चैम्बर को, इसकी वजह से शदीद गर्म हुआ है और वहाँ पर आप इन दो गैसेस को लेके जा रहे हैं और ये आपस में रिएक्ट कर रही हैं। तो ये जो टेम्परेचर है डेफिनेटली पहले कम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से निकल के हीट कुछ इनको आपस में रिएक्ट करवाएगी, तो ये टेम्परेचर इसका गिरेगा, 600 से नीचे आएगा, 590 हो जाएगा, 580 हो जाएगा, 580 डिग्री सेंटीग्रेड, 590 डिग्री सेंटीग्रेड, 570 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स ये कि ये कम तो होगा, ठीक है, 600 से नीचे आएगा और उसके नतीजे में ये आपस में रिएक्ट करेंगे। अब ये जब रिएक्ट करेंगे आपस में और उसके नतीजे में ये नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनेंगे, तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इनका बनना नाइट्रिक ऑक्साइड का, ये एक्सोथर्मिक है। इनके रिएक्ट करने पे हमें हीट चाहिए और इनके रिएक्ट करने के नतीजे में जो चीज़ बनी है वाटर वेपर्स और नाइट्रिक ऑक्साइड, इनके बनने के बाद भी हीट निकलेगी। इनको मिलने में, रिएक्ट होने में हीट की ज़रूरत थी और जब ये रिएक्ट आपस में हो कि ये बन गए तो फिर इनके बनने के बाद हीट इनमें से निकलेगी, उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक।
और ये हीट लगभग कितनी होगी, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को हम जो है वो माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 95.5 किलो जूल्स पर मोल। ये डेल्टा एच जो है ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन हीट को। माइनस का साइन बता रहा है कि एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, यानी कि जो चीज़ जो बनेगी उसके बनने के बाद हीट निकलेगी, और कितनी हीट निकलेगी, -95.5 किलो जूल्स पर मोल के हिसाब से हीट निकलेगी। तो जो हीट कम हुई, जो टेम्परेचर गिरा, इनके रिएक्शन की वजह से वो दोबारा रिकवर हो जाएगा। समझ आ गई बात? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये जब बन रहे हैं तो सिर्फ ये अकेले मॉलिक्यूल थोड़ी ना है, अमोनिया गैस तो अभी और भी मौजूद है, ऑक्सीजन गैस तो अभी और भी मौजूद है। ये ही अगर टेम्परेचर को गिरा देंगे तो बाकी जो अमोनिया और ऑक्सीजन गैस है वो तो रिएक्ट करेंगे नहीं, उनको भी टेम्परेचर चाहिए। लेकिन इनके रिएक्ट होने की वजह से ये जो चीज़ें बनेंगी इनमें से फिर हीट निकलेगी। तो जो डेफिशिएंसी पहले मौजूद हीट में होगी, कमी होगी उस हीट में, पहले मौजूद हीट में, इनकी प्रोडक्शन के बाद इनमें से जो हीट निकलेगी वो इस डेफिशिएंसी को कवर कर देगी। पीछे आने वाले और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी आसानी से रिएक्ट करते रहेंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। समझ आ गई बात? इनके बनने में हीट कम होगी, इनके बनने में हीट ज़्यादा हो जाएगी, दोबारा रिकवरी हो जाएगी। ठीक है भाई, ये कहाँ पर काम हो रहा है, कैटालाइटिक चैम्बर में ये काम हो रहा है। और इसी कैटालाइटिक चैम्बर को हम कन्वर्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्टर। नोट्स में डालने हैं सारी की सारी चीज़ें। आगे चलते हैं, और क्या है। तो पहला स्टेप हमने अचीव कर लिया, क्या, इसकी ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमें मिल गई, लेकिन इसके साथ हमें ये वाटर वेपर्स भी मिले हैं। ठीक है, जिस चैम्बर में ये हमें दोनों मिले हैं, याद रहे वो ये कैटालाइटिक चैम्बर नहीं है। ठीक है, कैटालाइटिक चैम्बर में नहीं है। कैटालाइटिक चैम्बर में ये बने ज़रूर हैं, लेकिन ये कैटालाइटिक चैम्बर में बनने के बाद ये आगे अगले चैम्बर में चले जाएंगे, दूसरे चैम्बर में, जिसको हम ऑक्सीडेशन चैम्बर कहेंगे। दूसरा चैम्बर जो है, दूसरा खाना जो है, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीडेशन चैम्बर। ऑक्सीडेशन चैम्बर, यहां पर ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर वेपर्स। समझ में आ गई बात? वाटर वेपर्स को यहाँ पर मैं शो नहीं करूँगा, क्योंकि वाटर वेपर्स का यहाँ पर काम नहीं है, वाटर वेपर्स निकल जाएंगे। इस ऑक्सीडेशन चैम्बर के अंदर हम मज़ीद ऑक्सीजन गैस को शामिल करेंगे। क्या करेंगे हम, मज़ीद ऑक्सीजन गैस को शामिल करेंगे। एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर, एयर का मज़ीद इजाफा किया जाएगा, मतलब ऑक्सीजन गैस का मज़ीद इजाफा किया जाएगा। ये आपस में रिएक्ट करेंगे और उसके नतीजे में जो चीज़ हमें मिलेगी, दूसरी वाली याद है, नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये कहाँ पर हो रहा है काम, ये कहाँ मिल रहा है हमें, नाइट्रोजन परऑक्साइड कहाँ मिल रही है, ये दूसरे चैम्बर में, जिसको ऑक्सीडेशन चैम्बर कहते हैं। अभी पिक्चर बनाता हूँ मैं इसके बाद। उसके बाद ये, क्योंकि ये भी गैस है, नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, ये यहाँ से निकल के, ऑक्सीडेशन चैम्बर से निकल के तीसरे चैम्बर में जाएगी। इसको मिटा दूँ, यहाँ से ये तीसरे चैम्बर में जाएगी। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एब्जॉर्प्शन चैम्बर कहते हैं। एब्जॉर्प्शन चैम्बर। इस एब्जॉर्प्शन चैम्बर में क्या लगा हुआ है, शावर लगा हुआ है, इस तरह का स्प्रे, जैसे बाथरूम में हमारे लगा हुआ होता है। इससे पानी गिर रहा होगा, और जैसे ही ये पानी क्या है, H2O, और जैसे ही ये नाइट्रोजन परऑक्साइड यहाँ पर आएगी तीसरे चैम्बर में, ये H2O के साथ रिएक्ट करेगी,
और उसके नतीजे में क्या बनेगा, उसके नतीजे में बनेगा नाइट्रिक एसिड HNO3। क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा HNO3। इस जगह पे अब ये तीनों चैम्बर्स यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो इस तरह ये तीसरा जो टावर है, तीसरा चैम्बर है एब्जॉर्प्शन चैम्बर, यहाँ पर वाटर की मदद से आपके पास क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड जो है ये तैयार हो जाएगा। अब मैं ज़रा इसकी पिक्चर ड्रॉ कर लूँ ताकि ये तीनों चैम्बर आपको नज़र आए। मिटा दूँ इसको। ये तीनों चैम्बर्स आप देख लें आप। पहला चैम्बर याद है कौन सा था, कैटालाइटिक चैम्बर, ये रहा। ये रहा कैटालाइटिक चैम्बर। इसी के साथ ये दूसरा चैम्बर शुरू हो जाएगा और इसी के साथ ये तीसरा चैम्बर शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर प्लैटिनम कैटलिस्ट। ये क्या है, कैटालाइटिक चैम्बर, कैटालाइटिक चैम्बर। यहाँ से अमोनिया गैस, ये जो होल बना हुआ है, यहाँ से अमोनिया गैस प्लस दूसरी कौन सी चीज़ जाएगी यहाँ पर, ऑक्सीजन गैस, यहाँ से इन होगी ये। और यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 600 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर ये जालियाँ सी लगी हुई होंगी, जालियाँ जिसको गॉस कहते हैं, गॉस, यहाँ जालियाँ सी लगी होंगी। ये जालियाँ जो बनी हुई हैं असल में ये प्लैटिनम की बनी हुई है। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसकी वजह से ये आपस में रिएक्ट करेंगे दोनों, और इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, वाटर वेपर्स। यही नाइट्रिक ऑक्साइड जो है यहाँ से होते हुए ये दूसरे चैम्बर में आ जाएगी। ये रहा दूसरा चैम्बर, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन चैम्बर, ऑक्सीडेशन चैम्बर। इस चैम्बर को ऑक्सीडेशन चैम्बर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा इस जगह पर। जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर आ जाएगी, इसी पे हम इसके अंदर मज़ीद ऑक्सीजन गैस जो है वो डालेंगे, और यहाँ पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड इस एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस बनाएगी, नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड यहाँ से निकल के तीसरे चैम्बर में आएगी। इस चैम्बर का नाम है एब्जॉर्प्शन चैम्बर, एब्जॉर्प्शन चैम्बर। ये वही चैम्बर है जिसमें क्या लगा हुआ था, ये स्प्रे लगा हुआ था और पानी गिर रहा था, शावरिंग हो रही थी, स्प्रे हो रहा था वाटर का। यहाँ पर ये नाइट्रोजन परऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करेगी और उसके नतीजे में क्या बनेगा, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा क्या है, ये ऑस्टवाल्ड मेथड है। ये याद रहे क्योंकि ये सारा गैसेस गेम का है। किसका, ये सारा उल्टा बोल दिया, सॉरी, ये सारा गेम जो है वो गैसेस का है। ये शुरू में डाली अमोनिया गैस, ये भी गैस, ऑक्सीजन गैस, ये भी गैस, इसके नतीजे में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनी, ये भी गैस, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस आई, ये भी गैस, यहाँ से जो नाइट्रोजन परऑक्साइड बनी, ये भी गैस, और नाइट्रिक एसिड जो आपको मिलेगा वो भी आपको गैशियस फॉर्म में ही मिलेगा, गैस की शक्ल में ही मिलेगा। ठीक है, पानी उसमें मिक्स हुआ हुआ होगा लेकिन ये वेपर्स की शक्ल में होगा। तो गैसेस का ही सारा गेम है। अब यहाँ पर ये जितनी यहाँ पर नाइट्रोजन ये पड़ी हुई थी, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारी की सारी थोड़ी ना इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी। बहुत सारी इसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये बच जाएगी, जो यहाँ से यहाँ आ रही है। यही नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो क्या होगा, दोबारा यहाँ जाएगी, सॉरी, यही नाइट्रिक ऑक्साइड इस जगह पे आ जाएगी इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ। यहाँ से फिर क्या करेंगे, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को जो है दोबारा यहाँ भेजा जाएगा कि चाहो भाई तुम ऑक्सीडेशन चैम्बर में दोबारा जाओ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो ताकि ज़्यादा नाइट्रोजन परऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बने, फिर आगे जाके दोबारा वाटर बने। तो ये रिसाइकल प्रोसेस चलता रहेगा। जितना यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बच जाएगा, दोबारा यहाँ पर आके नाइट्रोजन परऑक्साइड बनेगा, फिर आगे जाके एब्जॉर्प्शन टावर में, एब्जॉर्प्शन चैम्बर में वाटर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। ठीक है भाई, अब जो आपको ये नाइट्रिक एसिड मिलेगा ये 100% प्योर नहीं होगा,
इसके साथ पानी मिक्स होगा, मिटा दूँ, इसके साथ पानी मिक्स हुआ होगा। क्या परसेंटेज होगी? 68% जो है वो नाइट्रिक एसिड होगा, HNO3। नाइट्रिक एसिड कितना होगा? 68%। और बाकी का जो 32% है वो क्या होगा? H2O, वो वाटर होगा। समझ में आ रही है बात? वो क्या होगा? वो वाटर होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये 68% नाइट्रिक एसिड के बजाय 98% नाइट्रिक एसिड हो जाए और सिर्फ 2% इसमें पानी रह जाए, तो इसके लिए आप ये कीजिए कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें मिक्स करते रहें ग्रेजुअली हस्बे ज़रूरत। जब आपकी डिवाइस आपको बताए कि बाबा अब इस सोल्यूशन के अंदर 98% कंसंट्रेशन हो गई है नाइट्रिक एसिड की, तो रोक दीजिए, ये हाईएस्ट परसेंटेज है। ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन का पार्ट 6 भी हो गया। पार्ट 7 में दोबारा आपके साथ मिलेंगे और नाइट्रोजन सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर ऑक्सीजन को देखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक कोशिश करेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।